नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वाजपेयी आपका इंडियन रोजगार चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे हम लोग विराम चिन्हों की श्रृंखला में। आज परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों का एक सेट आपके लिए बनाया गया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट विराम चिन्ह थे वो आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह में जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको आपको करा के परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न आज करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे विराम चिन्हों की श्रृंखला में ये आप देख रहे हैं, इनको हमने लिख दिया है पहले कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, इनके सिंबल क्या होते हैं और उनके नाम क्या है। ठीक है, इनको भी आपको क्लियर करा देंगे और जो छूट गए थे उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है उनको भी करा देंगे। ठीक है, जैसे एक विराम चिन्ह आपका छूटा हुआ था, क्या? रेखांकित विराम चिन्ह। रेखांकित विराम, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? रेखांकित का उपयोग किया जाता है जैसे जब कोई पंक्ति हम लिखते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके नीचे क्या करते हैं, जैसे कि अंडरलाइन कर दिया तो उसे कहते हैं रेखांकित चिन्ह। ठीक है, जैसे लिखा है राम वनवास गए तथा उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। ठीक, और हमने क्या किया, सीता और लक्ष्मण के नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो इससे बोध क्या, राम तो वनवास गए ही और साथ में सीता और लक्ष्मण भी गए, तो हमको प्रभावशाली पंक्ति बनाने के लिए सीता और लक्ष्मण के नीचे अंडरलाइन कर दिया। यही होता है निर्देशक या रेखांकित चिन्ह। ठीक है, समझ गए? किसी भी पंक्ति या किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके नीचे जो अंडरलाइन करते हैं वही होता है रेखांकित चिन्ह। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। एक आपका चिन्ह होता है कौन सा? पाद बिंदु। ठीक है, क्या होता है? पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब क्या होता है भाई? पाद का मतलब होता है पैर, और पैर कहाँ होते हैं? नीचे। तो जहां पे किसी भी वर्ण के नीचे जो बिंदु लगता है उसे क्या कहते हैं? पाद बिंदु। वर्णों के नीचे लगने वाले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं भाई। पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग अरबी और फारसी वर्णों को लिखने में करते हैं भाई। शुद्ध जैसे हिंदी में है, जैसे मान लीजिए जैसे ये आपके हैं, जैसे लिखा हमने फा का खा, हिंदी के शब्द हैं, लेकिन जैसे इनके नीचे हमने बिंदु लगा दिया, ठीक, अब ये क्या बन गए? अरबी और फारसी, जैसे फा, खा, फजल, गजल, ऐसे शब्द। ठीक है, ये क्या होते हैं? जहां पे का और फा के नीचे जब लग जाता है कि इसे नुक्ता भी कहते हैं। पाद बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता। फारसी शब्द है नुक्ता। ठीक है, वर्णों के नीचे लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता या पाद बिंदु। ठीक है, इसको लगाने से जो वर्ण होते हैं अरबी और फारसी के वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे लिख सकते हैं फजल। अब फजल ये गलत है, जब नीचे बिंदु लगा देंगे तब सही हो जाएगा। फजल हो गया। उसके बाद उसी तरह हो गया जैसे जैसे लिख लिया फरमान, बिंदु लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। इसी क्रम में आपका एक छूटा हुआ था, क्या? एक क्वेश्चन छूटा था आपका दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण। ठीक है, दीर्घ उच्चारण का प्रयोग आप प्लुत स्वर में करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था गांवों में जो नाटक मंचन होता है,
संवाद होते हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए दीर्घ उच्चारण किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, दीर्घ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ओम, सिंबल इसका क्या होता है, ये होता है, जानते हैं आप पर, ठीक है। जैसे ओम लिखते हैं, ओम, अब ओम बोल दिया तो उसके आगे बस ऐसे ऐसे करके लगा दिया, मतलब दीर्घ उच्चारण हो रहा है ओम। हरे राम ना, तो राम में रा को क्या खींच दिया गया है, मतलब रा पे विशेष जोर देके उसका दीर्घ उच्चारण कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। दीर्घ उच्चारण के बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, कौन सा, तुल्यता सूचक हो गया। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक यही होता है। तुल्यता सूचक का मतलब होता है बराबर, ठीक है। जैसे लिखा राम बराबर मोहन, लिख दिया, ठीक है। राम बराबर मोहन का मतलब क्या होता है, राम मोहन के बराबर है। अब बराबर का मतलब लंबाई में भी बराबर हो सकता है, उम्र में भी बराबर हो सकता है, ज्ञान में, किसी भी चीज में वो बराबर होता है, ठीक है भाई। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 24 मतलब 24 बराबर 8 गुणे 3। अब चाहे हम डायरेक्ट 24 लिख दें, चाहे 8 गुणे 3 लिख दें, बराबर ही तो है। तो इसे क्या होता है, तुलना, मतलब तुल्यता सूचक, मतलब सामने बराबर का सिंबल लगा देते हैं, तुलना की जा रही है, ये इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है भाई। क्लियर हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। तुल्यता सूचक के बाद आता है आपका भाई समाप्त सूचक। समाप्ति सूचक। अब समाप्त सूचक क्या होता है, किसी भी पंक्ति या पाठ को पढ़ते समय पाठ की समाप्ति पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समाप्त सूचक। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल ही पूछता है। समाप्त सूचक का सिंबल क्या होता है, ये। और पूछता कैसे, कभी कभी आपको ऐसे दे देगा, काफी बुकों में आपको ऐसे लिखा भी मिलेगा, कभी कभी क्या होता है ऐसे, ऐसे भी दे देता है, ठीक है। और ये आज से पूछेगा निम्न में से कौन सा समाप्त सूचक का सिंबल या चिन्ह सही है, तो आपको कौन सा टिक करना है, ये वाला टिक करना है, ठीक है। अब विराम चिन्हों से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे पहला तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है भाई, अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है, ये आपका कामा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अल्प विराम, ठीक। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह जो है आपका अल्प विराम है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का अन्य नाम। विस्मयादि बोधक चिन्ह का अन्य नाम, अन्य क्या है भाई, अन्य नाम आश्चर्य सूचक चिन्ह। क्या है, आश्चर्य सूचक चिन्ह, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में काफी पूछा गया है, ठीक है, कि विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का अन्य नाम क्या है, आश्चर्य सूचक विराम चिन्ह। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है योजक चिन्ह का अन्य नाम। योजक चिन्ह का अन्य नाम,
क्या है भाई? योजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है? सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है भाई? सामासिक चिन्ह है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि समास में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह के नाम से कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं भाई। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रुटिबोधक चिन्ह का अन्य नाम। त्रुटिबोधक चिन्ह का अन्य नाम क्या है भाई? त्रुटिबोधक चिन्ह का अन्य नाम क्या है? हंसपद, हंसपद या काक चिन्ह। दो में से कोई भी आएगा, जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों है। त्रुटिबोधक चिन्ह को हंसपद या काक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न पूछने के लिए तो सभी जानते हैं भाई, क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये उसका सिंबल है। सामासिक चिन्ह का सिंबल क्या है? ये है। उद्धरण और अवतरण, अगर किसी व्यक्ति के नाम को लिखना है तब किसका प्रयोग करेंगे? अवतरण, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कामा का। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई पंक्ति को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा उसने कहा है वैसा ही लिखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे भाई? उद्धरण चिन्ह का, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा। उप विराम का सिंबल आप सिर्फ याद करेंगे बस। उप विराम का सिंबल क्या है? ये है, दो बिंदु उप विराम होते हैं। उसके बाद होता है पुनरुक्त सूचक। पुनरुक्त सूचक का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कोई शब्द हमने लिखा, जैसे लिख दिया मोहन बाजार जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन गाना गाता है। अब हमको ये सब बार बार लिखना है तो क्या होगा? बार बार यही लिखते चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुनरुक्त सूचक, मतलब जो शब्द ऊपर लिखा हुआ है उसे ज्यों का त्यों नीचे ही लिखने के लिए पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे क्या होता है? आगे आता है आपका लोप चिन्ह। जैसे कोई भी पंक्ति लिखी हमने, पंक्ति लिखने के बाद हमने कोई शब्द छूट गया हमसे, लोप हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अब दूसरा होता है जैसे लेखक ने कहा, लेखक ने कहा, वह, कहा के बाद क्या? कामा, वह गया। अब गया के बाद क्या? यहाँ क्या हो गया? लोप हो गया। लेखक ने कहा वह गया, अब यहाँ पे लोप हो गया तो पता नहीं चल रहा है लेखक ने कहा वह कहाँ गया, पता चला नहीं चला। इसीलिए वाक्य में जब कोई चीज छूट जाती है तो उसमें लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, लोप है। आगे जैसे कहते हैं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मोहन, नीचे लिखते हैं गांव, अब बीच में क्या करते हैं? लोप कर देते हैं, उसका नीचे क्या करते हैं? वाक्य में विवरण नीचे दे देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा था विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? ये जैसे वह कल जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? अब आगे विवरण दे रहे हैं भाई, लखनऊ, कामा, आगरा आदि। ठीक है, क्लियर हुआ? अब वह कल जाएंगे, कहाँ जाएंगे उसका विवरण आगे है, तो विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, ये आपका विराम चिन्ह की संबंधित जानकारी है। विराम चिन्ह जो है वो आपके साइड में लिखे हुए, इनके सिंबल जरूर याद रखना भाई, क्योंकि सिंबल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ
तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। ठीक है, कल आपका नया टॉपिक शुरू होगा समास। ठीक है, विराम वाला टॉपिक जो आपको यहीं पे आज उसका विराम होता है। कल से नया टॉपिक समास, थोड़ा बहुत आप जानकारी लेके आएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आने वाली परीक्षा में निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। साथ में जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल।